दोस्तों FOID ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपन ने पंचमी विभक्ति और अपादान कारक पढ़ लिया था, तो अपन षष्ठी विभक्ति पे आगे बढ़ते हैं। तो अपन षष्ठी विभक्ति को देखते हैं, इसके नियमों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो अपना इसका फर्स्ट नियम होगा कि षष्ठी से क्या होगा? फर्स्ट नियम षष्ठी से। तो इसका अर्थ समझते हैं कि षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी कि संबंध में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो अपन ने पहले अपने सारणी में पढ़ा था कि संबंध को कारक नहीं माना जाता है, लेकिन इस संबंध का प्रयोग अपन को वाक्य में बहुत मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो संबंध को सहायक क्रिया के रूप में कारक में समझा जाता है। तो इसका अपन प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं यहाँ पर कि संबंध कारक का क्या प्रतीक चिन्ह होगा, इसको भी देख लेते हैं। इससे आपको क्या है, वाक्य बनाने में हेल्प होगी। ठीक है, इसके प्रतीक चिन्ह तो क्या होंगे इसके प्रतीक चिन्ह? जैसे कि का, की, के, रा, री और रे, ऐसे शब्द मिले वाक्य में, तो आपको वहां पर क्या करना है? संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अपन ने इस प्रश्न नियम का अर्थ देख लिया कि षष्ठी से यानी कि संबंध कारक में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ एक, उससे अपन इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं कि विशाल संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। विशाल क्या कर रहा है? संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें अपन ने देखा कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? का, की, के, रा, री, रे। तो यहाँ पर अपन को की दिखाई दे रहा है, तो इसमें अपन को क्या लगाना होगा? संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो इसको संस्कृत में बदलते हैं। विशाल अपना कर्ता हो जाएगा। क्या होगा? कर्ता। और एक बात यहाँ पर ध्यान देते हैं कि संस्कृत की पुस्तक यानी कि इसका पुस्तक का संस्कृत के साथ गना यानी कि बहुत ही गहरा संबंध है। तो यहाँ पर अपन को संबंध कारक पहचान में आ जाएगा। ठीक है, विशाल कर्ता हो गया और संस्कृत को संस्कृत में संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, विशाल संस्कृत यानी कि तो संबंध कारक जिसमें ज़्यादा संबंध दिखाई दे रहा है, यानी कि पुस्तक से संबंधित क्या है? संस्कृत। तो इसमें क्या लगेगा? अपना षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो संस्कृत से यानी कि संस्कृत की पुस्तकम पठती, यानी कि क्या कर रहा है? संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है। तो जिससे ज़्यादा गहरा संबंध हो उसी में क्या लगेगा? षष्ठी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। तो अपना सेकंड नंबर पे आएगा यतश्च निर्धारणम, यानी कि इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ देखते हैं, यतश्च का अर्थ क्या हो जाएगा? अनेक या बहुत। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? अनेक या बहुत। यहाँ बहुत भी देख लेते हैं, इसका अर्थ दो अर्थ जाएंगे, बहुत और, यानी कि अनेक या बहुत में से निर्धारण यानी कि अलग करना। क्या करना? निर्धारण यानी कि अलग करना। तो इसको अपन वाक्य यानी कि अच्छी तरीके से समझते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं कि जब बहुत
बहुत में से या अनेक में से किसी एक, यहाँ देख लेते हैं, को जाति गुण क्रिया आदि के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब क्या है, विशेषणवाचक, यानी कि जिस विशेषण शब्द से उसकी विशेषता प्रकट की जा रही है, उस विशेषण शब्द, यानी कि तब विशेषण शब्द में तम प्रत्यय, यानी कि तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब बहुत में से किसी एक को जाति गुण क्रिया आदि के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्द में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस तम प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तमप, ये तमप प्रत्यय, ठीक है। तो इस तमप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, इसका तम शेष रहता है। और अपन ने पंचमी विभक्ति में पढ़ा था कि पंचमी विभक्ति उस नियम में अपन ने पढ़ा था कि किसी दो व्यक्तियों में से एक को अलग बताया जाए, नहीं कि उसको इसकी विशेषता उससे अधिक की जाए, तो उसमें क्या होगा, तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता था। और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें तमप प्रत्यय का, उसमें क्या था, तरफ प्रत्यय, और इसमें तमप प्रत्यय। तो तरफ का तो क्या शेष रहता है, तर शेष रहता है, और इसमें क्या शेष है, तम शेष रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें, यानी कि उस विशेषण शब्द में ही, यानी कि जिस विशेषण शब्द से विशेषता प्रकट की जाती है, उसी में क्या होगा, उसी में षष्ठी विभक्ति, यानी कि संबंध कारक होगा, षष्ठी विभक्ति होगी, ठीक है। तो अपन इसका उदाहरण देखते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं इसका, यहाँ देख लेते, बालकों, उदाहरण, बालकों में सुरेश चतुर है। क्या है, बालकों में क्या है, सुरेश चतुर है, यानी कि बुद्धिमान है, ठीक है। तो बालकों में क्या है, सुरेश चतुर है। तो इसका संस्कृति में बदलते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत में से, यानी कि बालकों में से किसको चतुर बता रहे हैं, सुरेश को बुद्धिमान बता रहे हैं। तो यहाँ अपन ने क्या पढ़ा कि बहुत में से किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाए, तो उस विशेषण शब्द में ही क्या लगेगा, अपना षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो ठीक है, इस चतुर क्या है, अपना विशेषण शब्द हो गया, तो इसमें क्या लगेगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसको बनाते हैं कि बाल का नाम, बालकों में सुरेश पटुतम, यानी कि चतुर या बुद्धिमान है, अस्ति, ठीक है। तो बालकों में क्या है, सुरेश चतुर है। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि षष्ठी विभक्ति, यानी कि इसमें इस यतश्च निर्धारण नियम का एक प्रयोग ये भी है कि इसमें षष्ठी और व सप्तमी विभक्ति, इन दोनों का
प्रयोग होता है। वाक्य में क्या है, इन दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अपन ये भी ले सकते हैं कि बालकेषु, यानी कि बालकों में। तो अगर आपको वाक्य में षष्ठी विभक्ति दिखाई दे, यानी कि संस्कृत के वाक्य में आपको बाल का नाम का ऑप्शन मिले, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आपको वाक्य में लिखना होगा। लेकिन उस जगह पर बालकेषु मिले, यानी कि सप्तमी विभक्ति मिले, तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो इन दोनों में आपको संस्कृत में इसको समझना होगा कि वाक्य में किसका प्रयोग हो रहा है, तो आपको उसी को पहचान कर उसमें लिखना होगा। अगर षष्ठी विभक्ति आए तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, और अगर सप्तमी विभक्ति हो तो सप्तमी का प्रयोग करना होगा। तो अपन अपना अगला तीसरा नियम देखते हैं। अपन तीसरे नियम को समझते हैं कि निम्न शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किस प्रकार होगा कि अध, अध का अर्थ हो जाएगा नीचे, ऊपरी ऊपर, पूर्व सामने, समक्षम सामने, और समीप का अर्थ हो जाएगा समीप, यानी कि पास में। तो इन सब धातुओं का प्रयोग अगर वाक्य में मिले आपको, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो आपको ये सब धातुएं याद करनी होगी, इसी से आप षष्ठी विभक्ति के वाक्य को पहचान पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देके इसको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार आपको वाक्य में मिलेगा। जैसे कि भवन, भवन के ऊपर, भवन के ऊपर क्या है, पक्षी, पक्षी बैठे हैं, या ठीक है, पक्षी हैं, यहाँ पर हैं लिखते हैं, क्या है, पक्षी हैं। तो पक्षी हैं यानी कि वहाँ क्या है, एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी हैं। तो इसको संस्कृत में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर अपन को एक तो प्रतीक चिन्ह मिल गया काकी के, यानी कि षष्ठी विभक्ति का अपन को प्रतीक चिन्ह मिल गया, और एक चिन्ह ये मिल गया ऊपर, यानी कि ऊपर क्या है, ये ऊपरी। तो ऊपर अपन को मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक होगा। तो इसको संस्कृत में बदलते हैं, भवन अपना कर्ता हो गया, तो भवन से यानी कि किसके ऊपर बैठे हैं, भवन के ऊपर। तो उन छत का ऊपर, यानी कि पक्षी का संबंध किससे है, भवन की छत से। तो भवन से यानी कि भवन के ऊपर, भवन से ऊपरी, ऊपर को क्या बोलते हैं संस्कृत में, ऊपरी। पक्षी यानी कि खगा, बहुत सारे हैं तो खग नहीं आएगा, खगा हो जाएगा। तो खगा संति, यानी कि बहुत सारे हैं तो संति का प्रयोग होगा। अगर एक होता क्या होता, अस्थि हो जाता यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा संति, यानी कि बहुत सारे पक्षी हैं। तो अपन अपने अगले नियम पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने तो अपन अपने फोर्थ नियम पढ़ते हैं कि इसमें क्या होगा, तुल्यार्थे ऋतुलोपमाभ्याम तृतीय नृत्याम, यानी कि इसका अर्थ समझते हैं कि तुल्य, तुल्य यहाँ से अपन इसको संधि करके यहाँ पर अर्थ निकालेंगे, तुल्य यानी कि समान, किसी को किसी के समान बताना। तुल्यवाचक शब्दों का प्रयोग होने पर वाक्य में वहाँ पर षष्ठी विभक्ति या तृतीय विभक्ति, यहाँ से संधि करके तृतीय निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा तृतीय विभक्ति। यानी कि तुल्यवाचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में होने पर तृतीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति दोनों में से अपन को वाक्य के अनुसार उसमें प्रयोग करना होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसका अच्छी तरीके से हिंदी में समझते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए कि तुल्यवाचक धातुओं या शब्दों, धातुओं या शब्दों या धातुओं का प्रयोग वाक्य में मिले या हो, मिले तो वहाँ पर षष्ठी या तृतीय विभक्ति होगी, या इन दोनों का प्रयोग होगा, इनमें से एक का। वाक्य के अनुसार इन दोनों में से अपन को एक को चुनकर उसमें प्रयोग करना होगा, और इनके प्रतीक चिन्ह उस वाक्य में अपन को लगाने होंगे। तो हम इसको उदाहरण देके समझते हैं कि उदाहरण में अपन इसको किस प्रकार करेंगे। जैसे कि यहाँ से उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे
तो इसका उदाहरण देखते हैं कि सुरेश महेश के समान, या यहाँ पर अपन तुल्य ले लेते हैं, तुल्य, ये तुल्य, और इसका तो जाएगा समान या बराबर, तुल्य हैं। क्या है? सुरेश महेश के तुल्य हैं या महेश के समान तुल्य हैं। ठीक है, तो इसको संस्कृत में बदलते हैं कि सुरेश ये अपना कर्ता हो जाएगा, क्या है? महेश से, यानी कि महेश के समान है, यानी कि तो किसके समान है? महेश के। तो इसमें संबंध किससे बताया जा रहा है? महेश से बताया जा रहा है। तो इसमें षष्ठी विभक्ति या तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अपन पहले षष्ठी विभक्ति समझते हैं, फिर उसको तृतीय विभक्ति में भी अपन प्रयोग करेंगे। सुरेश महेश से, क्या है? षष्ठी विभक्ति का प्रतीक चिन्ह अस्य। तो सुरेश महेश से तुल्य, यानी कि समान वर्तते, या यहाँ पर अपन ये भी ले सकते हैं, अस्ति भी ले सकते हैं, या विद्यते भी ले सकते हैं। हे का 3 शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसी को अपन यहाँ देख लेते हैं कि चलो ये देख लेते हैं कि यहाँ सुरेश का सुरेश हो जाएगा, और अगर अपन को इसमें संस्कृत में तृतीय विभक्ति लगानी है तो कैसे लगाएंगे? महेशेन, एन क्या है? तृतीय विभक्ति का प्रतीक चिन्ह होगा। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ ये चेंज करना है, इसमें इस चिन्ह को हटा के इसको बदलना है। तो इसमें अगर अपन को षष्ठी विभक्ति लगानी है तो अस्य लगाना होगा, और अगर एन लगाना है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अगर वाकई में आपको अस्य का, यानी कि महेश से, यानी कि इस अस्य का प्रयोग मिले तो आपको वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगानी होगी, और अगर ये शब्द मिले तो आपको तृतीय विभक्ति को पहचानना होगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन ने षष्ठी विभक्ति पूरी कर ली, और अपन अगले वीडियो में मिलेंगे सप्तमी विभक्ति के साथ। ठीक है।